साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। लोक अजागर इंडिया चैनल में हम पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ में 2 नई पीढ़ी के 2 प्रतिनिधि हैं। एक है शिवांक यादव, दिल्ली से हमसे ब जुड़ रहे हैं, दिल्ली से बात कर रहे हैं और ये सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, भारतीय परिवार के साथ भी जुड़े हुए हैं और विशेष सामाजिक, पॉलिटिकल इश्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और युवाओं का संगठन, देशव्यापी संगठन बनाने में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। दूसरे गेस्ट हैं संकेत वाकुड़कर। संकेत वाकुड़कर अब मेरा बेटा भी है। फ़िल्म मेकर है। इवेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और एआई के विषय में रुचि रखते हैं। असल में यमाचा गावाला जाऊया इस नाम से जो हमने फ़िल्म बनाई थी, जिसका मैं प्रोड्यूसर था और उस फ़िल्म के संकेत डायरेक्टर थे और उन्होंने न्यूज़ीलैंड में जाकर फ़िल्म मेकिंग का कोर्स भी किया हुआ है। वो अपने बारे में भी बताएँगे। हमारी फ़िल्म का एक ये जो ज़हर खाओ का ये गाना बहुत फ़ेमस हुआ था, वो उसी फ़िल्म का गाना है। चलिए हम चर्चा को शुरुआत करते हैं। मैं शिवांक यादव जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका स्वागत करता हूँ, संकेत का भी स्वागत करता हूँ और शिवांक यादव जी, आपसे आजकल ये एआई का बहुत चर्चा चल रहा है। सारे देश में, दुनिया में एआई की ही बात चल रही है और चीन का डीपसीक आया है, अमेरिका का चैट जीपीटी पहले से धूम मचा ए हुए है। तो ऐसे इसमें मैं भी जानना चाहूँगा, देश भी जानना चाहेगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप इस मामले में क्या कहेंगे, क्या बताना चाहेंगे हमें? और एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप अपने बारे में भी थोड़ा बता दें तो सबको समझने में भी आसान रहेगा, परिचय भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं शिवांक यादव जी। जी। जी, नमस्कार। वागुड़कर जी, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया उसके लिए धन्यवाद। वैसे हम लोग काफ़ी पिछले मैं बताऊँ तो 10 साल से हम लोग एक संगठन बना के काम कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय परिवार। तो संगठन की जो शुरुआत हुई वो उस समय हुई जब देश के अंदर आंदोलन चल रहे थे भ्रष्टाचार के विरोध में। आप लोगों ने देखा होगा जब अन्ना हज़ारे जी दिल्ली आए थे, केजरीवाल उनके साथ थे, तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा माहौल बन रहा था कि भ्रष्टाचार को हटाकर एक नई सरकार लानी है या फिर भ्रष्टाचार हटा देना है। तो उस आंदोलन के बाद कुछ ऐसे युवा थे उस आंदोलन में, जिनको ये समझ आया कि सिर्फ़ ये आंदोलन होके खत्म हो गया और ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया देश के अंदर। जो युवाओं ने एक सपना देखा था कि शायद ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो देश हमारा पता नहीं क्या बन जाएगा। लेकिन वो दिखा नहीं, तो उसमें से कुछ जो असंतुष्ट युवा थे, वो बाहर निकले और उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम पहले तो युवा क्रांति था, लेकिन फिर बाद में परिवर्तित होते-होते वो भारतीय परिवार उसका नाम पड़ गया। उसके अंदर हमने एक अर्थव्यवस्था के ऊपर हमने एक चिंतन करा कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस वो कैसे चलती है, उसे चलाता कौन है और उसके अंदर हमेशा एक कमी क्यों बनी रहती है? हमारे देश के पास सारे संसाधन हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं अमेरिका से और चाइना से। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? उसकी मुख्य वजह एक अर्थव्यवस्था है। उसके ऊपर हमने एक चिंतन करा, उसके बाद एक किताब लिखी, बैंकों का मायाजाल। वो किताब पीडीएफ में भी बहुत लोगों के पास जा चुकी है, हार्ड कॉपी में भी जा चुकी है। तो वो किताब लिखी गई और उसके बाद हमने फिर उस विचार के ऊपर ही युवाओं का एक संगठन बनाया देश भर के अंदर। तो अभी निरंतर हम उस संगठन की प्रक्रिया में चल रहे हैं और एक हम अपनी अगली किताब भी लिख रहे हैं, जिसका नाम है भारत में डॉलर राज। तो उसके अंदर हम डॉलर ने किस तरीके से पूरी दुनिया पे अपना कब्ज़ा कर लिया, वो मज़बूत कैसे हुआ, क्या परिस्थितियाँ थीं, आज से 1947 से लेके अब तक अ, 1945 से मुख्य रूप से क्योंकि जब से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब से लेके आज तक क्या परिस्थितियाँ बनी जिससे डॉलर मज़बूत हो गया, उसके ऊपर हम अगली किताब लिख रहे हैं। तो ये तो हो गया एक मेरा छोटा-सा परिचय, लेकिन अभी जैसे आपने एआई के बारे में पूछा, तो वो भी एक बहुत चौंकाने वाली बात है। ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि जब से चाइना ने अपना एक डीपसीक एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, एलएलएम कहते हैं उसको। तो वो जब से उसने रिलीज़ करा है, तो उसके बाद से जो अमेरिकन कंपनी है एनवीडिया, उसके शेयर्स गिर गए बहुत ज़्यादा। उसके जितने भी और बड़ी कंपनीज़ थी जो चिप्स बनाती हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं,
उन कंपनीज़ के शेयर बहुत ज़्यादा गिर गए। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है, भारत में भी चली, अभी चल रही है। तो इसमें हमें मुख्य रूप से पहले कई चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आखिरकार आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई ये होती क्या चीज़ है? ये हमारे देश में हमें क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की अभी? या दुनिया इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है इस पे इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं बड़े-बड़े विकसित देश? इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और भारत इसको डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है? भारत इसमें इतना पीछे क्यों है, चाइना से और अमेरिका से? तो ये कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अमेरिका इसके ऊपर काफ़ी समय से काम कर रहा था और उसने अपने यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ भी बनाई, जो इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लिए चिप्स भी बना रही थी बहुत समय से, तब जाके वो एआई को डेवलप कर पाए हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से अपने देश में एक माहौल दिया कि आगे चल के उनके देश में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बन पाए। अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे इसका नाम है, एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है मतलब कि जैसे हम मनुष्य हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हम एनालाइज़ कर सकते हैं। हमारे साथ कोई घटना घटी तो वो घटना दोबारा ना घटे, तो उसके लिए हम अपनी एक समझ बना लेते हैं कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मैं दोबारा नहीं होने दूँगा। इसको समझ कहते हैं, ये जानवरों में थोड़ी कम होती है, मनुष्यों में थोड़ी-सी बढ़ जाती है। तो यही समझ एक मशीन में डेवलप करना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना कि उसके अंदर अपनी ये समझ बन जाए। कि वो अपने इतिहास से भी सीखे और जो बातें हम उससे कर रहे हैं, वो उससे भी लगातार सीखता रहे और सीख के वो फिर डेवलप हो और आगे हमें उसी तरीके से मदद करे। तो इसी तरीके से एक चैट जीपीटी नाम का बनाया गया था एक एलएलएम। तो उसके अंदर आप उससे सवाल करते थे, तो वो उस सवालों से भी सीखता रहता था कि पहले मुझसे क्या पूछा गया था। वो उसके अनुसार ही आपको आगे जवाब भी देता था। इसी तरीके का और भी कंपनियों ने बनाए अपने ऐसे लैंग्वेज मॉडल जिसमें हम उनसे सवाल कर सकते थे। जैसे हम गूगल से सवाल करते हैं कि इस देश की राजधानी क्या है? तो गूगल सिर्फ़ उस देश की राजधानी के बारे में बता देता है। लेकिन जब हम इस एआई जो एलएलएम है, इससे जब हम सवाल करते हैं, तो वो उसके साथ-साथ और कई बातें बताता है और आपके पुराने सवालों के आधार पर भी वो और नई चीज़ें बताता है। एक तरीके से वो एक समझ है, इसलिए उसको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये तो एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बहुत छोटा-सा रूप है। ये जो बातचीत करने वाला मॉडल है ना, ये एआई का एक बहुत छोटा-सा रूप है। एआई तो अभी बहुत चीज़ों में आनी है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत चीज़ों में आनी है। पूरी दुनिया हथियारों को बनाने में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का काम ले रही है। अब जो युद्ध होंगे, उनके ऊपर काम ले रही है। जैसे अब युद्ध उनके सैनिक नहीं लड़ा करेंगे। युद्ध के लिए वो रोबोट्स को भेजा करेंगे, जिनको ये बताया जाया करेगा कि आपको किसको मारना है, क्या करना है। उनको पहले ट्रेन किया जाएगा। वो उनके अंदर अपनी समझ बन जाएगी कि पहले मैंने जब इसको गोली मारी थी दुश्मन को, तो इसने मुझे यहाँ पर गोली मार दी थी, तो अब मुझे यहाँ पर गोली लगने से बचाना है अपने आप को। तो वो उससे भी सीखेगा, तो रोबोट्स इस चीज़ में युद्ध में लड़ने के लिए आएँगे। तो अब एक तरीके से हम देखें तो एआई भविष्य है। पूरी दुनिया का, इसीलिए बहुत गंभीर मुद्दा है और इसीलिए इतनी गंभीरता से ही अमेरिका और चाइना इसके ऊपर लगे हुए हैं और वो अपने बजट का कम से कम 2 या 3% इस चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं, अपने देश के बजट का। अब हम उनके बजटों के आंकड़े देखें अगर अमेरिका का और चीन का कि ये लोग अपने बजट का कितना परसेंट लगा रहे हैं, तो अमेरिका अपने देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाता है, वो लगभग $656 बिलियन की करवाता है, ठीक है? और ये उनके जो टोटल बजट है, उस टोटल बजट का 3% है, 3% से भी थोड़ा-सा ज़्यादा। इसी तरीके से चाइना अपने आर-एन-डी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कई सारी चीज़ों का टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाता है, वो करवाता है लगभग $463 बिलियन का। वो उनके बजट का कितना है? 2.41%। लेकिन जब हम भारत की तरफ देखते हैं, हम अपने देश की तरफ देखते हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं अपने बजट का, तो वो करते हैं सिर्फ $2.20 बिलियन। वो हमारे बजट का कितना परसेंट बनता है? शून्य से भी कम, मतलब कि 1% से भी कम, 0.64%, 1% से भी कम हमारे बजट का। जी, तो ये आप आपने करोगे बहुत गंभीर शिवांग जी, आपने बहुत गंभीर बातों की तरफ इशारा किया है। वो अमेरिका उधर समझ लीजिए कि उनका जो चैट जीपीटी धमाका मचा रहा है। चाइना डीप सीक में ये कर रहा है, अब उन्होंने धमाका कर दिया। चाइना, अमेरिका या उनके पीछे-पीछे कम से कम ना आगे तो कम से कम पीछे-पीछे तो करे या विश्व गुरु बनने की बातें ही करते रहेंगे और बजरंगबली वगैरह क्या करे, समय कम है। तो मैं आपकी राय इस मामले में चाहूँगा? जी। नहीं देखिए जैसे अब क्या है ना, भारत का जो एक इतिहास है, गौरवान्वित इतिहास है। हम बोला जाता है हम सोने की चिड़िया थे। तो
सोने की चिड़िया हम बहुत व्यवस्थित तरीके से बने थे। हम ऐसा नहीं था कि हमें विरासत में वो संपत्ति मिल गई थी, भारत के लोगों को, और हम उसको लेके ढो रहे थे इतने साल तक। हमने वो बनाया। हमें बहुत समय लगा उस चीज़ को बनाने में। हमने एक व्यवस्था बनाई अपने देश में ऐसी, जिसके अंदर लोग बहुत अच्छे व्यवहार से एक-दूसरे के साथ आर्थिक व्यवहार कर पाए, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में जाके एक्सपोर्ट करते थे सामान। हम आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 17वीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया का 25% जीडीपी थी भारत की। जो आज अमेरिका का हाल है, वो एक समय पे भारत का था। दुनिया की 25% जीडीपी भारत सँभाल रहा था और चीन सँभाल रहा था। तो इतना हम सँभाल रहे थे क्योंकि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी और इसीलिए हम अपना इतना इतिहास गौरवान्वित कर पाए। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं तो बहुत दिक्कतें इस मामले में हैं कि खर्चा नहीं करती सरकार। अब अमेरिका और चीन इस चीज़ के ऊपर बहुत समय से सोच रहे थे और उन्होंने अपने खर्चे सिर्फ़ इसी चीज़ को डेडिकेट कर दिए कि एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है हमें अपने देश में, तो उसके लिए हमें खर्चे कितने डेवलप करने हैं। अब आप देखिए 2024 में चीन की सरकार ने अपना बजट में जो आईटी का बजट करते थे उसके अंदर 10% बढ़ा दिया, सिर्फ़ एआई को दिमाग में रखते हुए कि हमें एआई के ऊपर भी काम करना है। सिर्फ़ चीन ही नहीं, अमेरिका भी इस चीज़ में काम कर रहा है। अभी जुलाई में अभी 2024 के जुलाई में अ, चीन के अंदर इन्होंने 100 बिलियन युआन का सिर्फ़ अलग से कोटा निकाला कि हमें सिर्फ़ एआई के ऊपर काम करना है। तो जब सरकार के दिमाग में कोई चीज़ होती है, तो वो उसके लिए अलग से पैसा निकालती है। पैसा निकाला जाता है, तो छोटे-छोटे जो कंपनी में लोग काम करना चाहते हैं, जो इस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, देश में वो लोग निकल के आते हैं। आप उनको सस्ते कर्ज़े पर पैसा देते हैं। वो लोग जाते हैं और उसके ऊपर एक पूरा सेटअप बनाते हैं। अब ये जो डीपसीक भी है, ये कोई चाइनीज़ सरकार ने नहीं बनाया। ये चाइना की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिसने ये मॉडल जो है सिर्फ़ 2 साल में डेवलप कर दिया। कैसे कर लिया? क्योंकि चीन ने अपने देश में एक माहौल क्रिएट किया ऐसा कि आप कर्ज़े पे पैसा लेके जाओ और इस चीज़ को डेवलप करो, पैसे की चिंता मत करो। जब आप किसी क्रिएटिव आदमी को ये उसके दिमाग में बात डाल देते हैं कि आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा दिखा पाता है। ये अभी जैसे साकेत जी ने इसके बारे में भी बताया मीडिया के बारे में, फ़िल्म्स के बारे में, तो उसके अंदर भी जितना मुझे समझ आया यही होता है। अगर एक प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर को इस बात की छूट दे कि तुम जो तुम्हारे दिमाग में है, उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए तुम करो, मैं पैसे की चिंता मत करना, पैसा मैं लगाऊँगा। तो फिर एक बहुत अच्छी चीज़ बन के निकल के आती है, जो डायरेक्टर के दिमाग की चीज़ होती है, वो ज़्यादा अच्छे से निकल के आती है। ये एक देश में भी चलती है चीज़। जब देश के जो सरकार होती है, वो अपने देश के लोगों को ये चिंता महसूस नहीं होने देती कि तुम्हें पैसे की चिंता नहीं है, तो लोग बहुत अच्छी-अच्छी व्यवस्थाएँ बनाते हैं। अब हमारे देश अब ये एक और आंकड़ा बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि हमारे देश के सारे इंजीनियर्स ये सब लोग बाहर गए हुए हैं, तो जो गूगल है, वो इस एआई को डेवलप कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट है, वो भी एआई को डेवलप कर रही है। अमेरिकन कंपनीज़ जो एआई को डेवलप कर रही हैं, उसमें हमारे ही इंजीनियर्स जाके काम कर रहे हैं और उसका भी एक बहुत खतरनाक आंकड़ा है। आप देखें कि जब 2013 में 2013 में अमेरिका में रहने वाले जितने भी भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं, उनकी संख्या कितनी है? 29 मिलियन। 29 मिलियन भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर रह रहे हैं अमेरिका के अंदर और 2013 का आंकड़ा अब तो और बढ़ गया होगा। तो और एशिया के बहुत सारे इंजीनियर्स वहाँ पर हैं, टेक्नीशियंस वहाँ पर हैं। तो दिक्कत क्या है अब हमें ये चीज़ समझनी हमें किसी भी चीज़ को बनाना है, मान लीजिए ये जो स्वेटर है, मुझे इस स्वेटर को अगर बनाना है, तो मुझे इस स्वेटर को बनाने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, जिसका ये बना है, मान लीजिए ऊन का बना हुआ है, तो उस ऊन का मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे ऊन चाहिए। दूसरा मुझे क्या चाहिए? दूसरा मुझे ये स्वेटर बनाना आना चाहिए। मुझे इसकी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए कि जब मैं इन सिलाइयों को किसी तरीके से सीलूँगा तो एक ये स्वेटर बन जाएगा। तो मुझे उसकी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। फिर मेरे पास एक तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? मेरे पास इस स्वेटर को बनाने के लिए लेबर होनी चाहिए। मेरे पास वो काम करने वाले लोग होने चाहिए, जो इस स्वेटर को बना लें। और फिर चौथी चीज़ आती है, इस स्वेटर को जब ये बन गया, मुझ तक पहुँचने के लिए पैसे की ज़रूरत चाहिए। जिस आदमी ने बनाया और मुझे खरीदना है, तो पैसे की ज़रूरत चाहिए। तो हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं मुख्य रूप से। पहला तो स्वेटर बनाने की हमें टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। हमारे पास स्वेटर बनाने का रिसोर्स होना चाहिए मतलब ऊन होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास लेबर होनी चाहिए बनाने के लिए। चौथा हमारे पास उसको भेजने के लिए पैसा होना चाहिए, एक्सचेंज सिस्टम होना चाहिए। तो हमारे देश में क्या मैं पूछता हूँ, हमें एआई डेवलप करना है। क्या हमारे देश में एआई के लिए रॉ मटेरियल की कमी है? हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। हमारे पास
चिप्स बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। चिप्स को बनाने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग होता है, वो हम बना सकते हैं, हमारे देश में उपलब्ध है। हमारे देश में उसके अंदर प्लास्टिक का यूज़ होता है और भी अलग-अलग केमिकल्स का यूज़ होता है, वो हम अपने देश में बना सकते हैं। दूसरा, अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। क्या हम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते क्या? अगर हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट अमेरिका में जाके डेवलप कर रहे हैं, तो क्या हम उनसे अपने देश में डेवलप नहीं करवा सकते टेक्नोलॉजी? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो हमारे पास ना रिसोर्स की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की भी कमी नहीं है। तीसरा आता है हमारे पास क्या लेबर की कमी है? क्या फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों की कमी है? नहीं। हमारे पास जितनी जनसँख्या है, चीन के पास भी उतनी जनसँख्या है। हमारे पास 145 करोड़ लोग हैं, लगभग उसके पास भी उतने ही हैं। तो हमारे पास लेबर की भी कमी नहीं है। चौथा आता है पैसा। हमारे पास एक्सचेंज सिस्टम की कमी हो जाती है। सरकार से हम जब भी पूछें कि हम क्यों नहीं बना पा रहे एआई या फिर कोई भी चीज़ या फिर हम चाइना जितनी हमारी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, तो बोलते हैं हमारे पास पैसे की कमी है। हम इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, हमें समझना चाहिए कि पैसा होता क्या है? पैसा क्या चीज़ है? हमारे बीच में एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है? पैसा आपके मेरे बीच का एक एक्सचेंज सिस्टम है। आप मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। आपने मुझे दिया, आपका और मेरा एक खर्चा चलना चाहिए, उसके लिए एक पैसे चीज़ है। बहुत लंबा विषय है, मैं इसमें अगर इस वीडियो में बोलूँगा, जी, भाई। तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पैसा क्या चीज़ है? भाई जी क्या हाँ, उसकी वो जैसे हम रिलेट कर सकते हैं हमारे मुझे जी मुझे लगता है कि ये जो मामला बहुत सही विषय है, सही मा मा लेकिन विल पावर गवर्नमेंट की विल पावर सबसे बड़ी चीज़ होती है और गवर्नमेंट अगर सही मायने में पॉजिटिव अगर विचारों के साथ में पॉजिटिविटी के साथ में अगर सभी को कोऑपरेट करे, तो मुझे लगता है कि ये पैसा-वैसा ये मामला ये इसमें निकल कोई मायने नहीं रखता है। जी, तो शिवांग जी, मेरे ख़्याल से समय ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप आख़िरी में एक शॉर्ट इसमें आगे हम क्या करें क्या करने चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? एक कुछ शॉर्ट आपकी एक कमेंट चाहूँगा। इसमें देखिए वागुड़कर जी, सबसे पहले तो सरकार को जो कर देना चाहिए था, अगर अब देर भी हो गई है तब कर देना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को इसको सीरियसली लेके अब तक तो एक मंत्रालय बना देना चाहिए था। एआई के लिए एक मंत्रालय बना देते हैं अभी तक तो। जी, उसको एक मंत्री चुन लिया जाता है, उसको एक मंत्री बना दिया जाता है, उसको अलग से उसको स्पेशली एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, अलग से उसके लिए बजट एलोकेट कर दे सरकार। तो अगर इतना करती है तो उससे फिर देश में जितने भी जो माइंड्स हैं, ब्राइट माइंड्स हैं, उनके अंदर ये भाव आता है कि चलो शायद सरकार इसके लिए कुछ कर रही है, तो हम घर से निकल सकते हैं और रिस्क लेके एक कंपनी बना सकते हैं जिसके अंदर हम एआई डेवलप करेंगे। जब उनके अंदर ये डर निकल जाए कि सरकार हमारा ऊपर पैसा लगाएगी, बहुत सस्ता सरकार बहुत सस्ते लोन दे इस चीज़ के लिए, बहुत नहीं 1% पे दे दे, नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे लोन्स दे ताकि अगर वो कंपनी डूब भी जाए, तो उसकी कोई उस आदमी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो इस तरीके के लोन देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों को स्कूल में अभी से ही पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए कि एआई कैसी है, उसको कैसे यूज़ किया जाना है। बचपन से ही उनको ये बातें दिमाग में डाली जाएँ कि वो कैसे हैं, जैसे एलएलएम मॉडल बनाया गया, तो ये कैसे बना है, इसके कोड क्या हैं, ये किस तरीके से बनाया गया होगा, मशीन मशीन को कैसे लर्न कराना है, आपको मशीन को कैसे समझाना है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मशीन लर्निंग जिसे कहते हैं। वो बच्चों को भी बहुत छोटे से सिखाया जाए, एक अच्छी उम्र से। उसके अंदर जो समझदार होंगे, वो उस चीज़ को आगे लेके बढ़ जाएँगे, वही लोग कंपनी बनाएँगे आगे जाके, जब सरकार एक माहौल रखेगी कंपनी बनाने का। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अमेरिका कर रहा है इसको, चीन भी कर रहा है क्योंकि उन्हें इसकी महत्वता समझ आ रही है। भारत सरकार को जिस दिन समझ आएगी और भारत सरकार के नेता हिम्मत वाले होंगे और वो दूरदृष्टा होंगे। या चीन और अमेरिका के नेता दूरदृष्टा हैं। दूरदृष्टा एक नेता दूरदृष्टा ही होता है। नेता जो शब्द है, मैं वैसे बताऊँ अगर वापकर जी, इस बात से थोड़ा-सा अलग, नेता शब्द का जो उत्पत्ति है, वो होती है उसका जो मूल शब्द है, वो होता है नेत्र से, नेत्र। नेता शब्द की जो मूल उत्पत्ति है वो नेत्र से। तो ये बोला जाता है कि नेता उसी को कहा जाता है जिसको दिखता है। एक आम जनमानस है उसको दिखाई नहीं दे रही है कोई चीज़। एक नेता है उसको दिखाई दे रही है, तो वो उस जनमानस को लेके जाता है कि मैं देख पा रहा हूँ, तुम लोग नहीं देख पा रहे, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। उसी को नेता बोला गया है हमारे यहाँ पे, जो जनमानस को लेके चलता है। तो इसीलिए उस नेता का दूरदृष्टा होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देश के जो नेता हैं, क्या हम उन्हें नेता फिर कहें? क्योंकि उनके अंदर ये दूरदृष्टि तो दिखाई नहीं दे रही। इस टेक्नोलॉजी को लेके जो पूरी दुनिया जिसके पीछे चल दी, उस चीज़ को लेके दूरदृष्टि हमारे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो हम उन्हें क्या नेता बोले, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, दोनों पार्टी में एक जैसे ही लोग हैं। तो इन नेताओं को हम क्या बोले नेता, क्योंकि इनके अंदर दूरदृष्टि नहीं है। तो सरकार को पहला काम तो यही करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से एक बजट निकाले।
जी, और उसके लिए एलोकेट करे बजट और एआई के ऊपर सीरियसली इस चीज़ को ध्यान दे और बहुत सस्ते लोन देकर लोगों के अंदर से ये डर निकाल दें कि अगर तुम्हारा पैसा डूब गया तो फिर क्या हम क्या करेंगे? तो इस डर जन बिज़नेस की अच्छी-अच्छी कंपनी खड़ी करेंगे जैसे डीपसीक खड़ी की गई है, चैट खड़ी करी गई है, वो उसी तरीके से खड़ी होती हैं जब लोगों के अंदर से डर निकल जाता है। तो सरकार को यही काम करना पड़ेगा तभी हम एआई के अंदर कुछ डेवलप कर सकते हैं। जी। सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि सरकार एक मंत्रालय बनाए, एआई मंत्रालय बनाए। बहुत सारे बहुत ही ब बेहतरी क्योंकि नई पीढ़ी है आप लोगों की और नई पीढ़ी नए तरीके से सोचती है। क्यों? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दोनों का। असल में ये पहली चर्चा है, लोक उजागर इंडिया चैनल जो है तो पहली ही चर्चा में इतनी बहुत खूबसूरत बातें आप दोनों ने रखी और हम पॉलिटिकल लोग या सीनियर लोग भी ब कई बार बोलते हैं, ये नई पीढ़ी ज़्यादा पढ़ती नहीं है, स्टडी नहीं करती है, इनको समाज के मामले में कुछ मालूम नहीं है, अपने पर्सनल इसमें ही हमेशा ये रहती है। सरकार क्या हुई, ये पुरानी पीढ़ी के या पुरानी सोच वाली ही सरकार है, इसलिए हनुमान चालीसा, गाय, गोबर ये बहुत सारी बातें चलती रहती है भई श्रद्धा की बात है या आस्था की बात है, हम उससे इनकार नहीं करेंगे, अपनी-अपनी श्रद्धा रखो, अपने-अपने मगर देश को मिट्टी में मत मिलाओ। आपको नहीं समझता है तो आप गू गोबर गाय गोबर करते रहिए, लेकिन युवा पीढ़ी या जो कोई अच्छा मिनिस्टर है, उसके हाथ में कुछ दे दे, थोड़ी आज़ादी दे दे, तो देश मेरे ख़्याल से आगे बढ़ सकता है। जब अमेरिका हाँ, नहीं, जैसे चाइना ये गाय वगैरह की भी जो बात है, कुंभ की भी बात है, देखिए ये हमारी संस्कृति है। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। चीन भी अपनी संस्कृति जो उसके देश की संस्कृति है, उसको संग लेके चल रहा है। लेकिन उसका अर्थव्यवस्था से को अलग है बिल्कुल। वो अर्थव्यवस्था अलग रखता है। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारी संस्कृति वो है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा भाव है, उसको देश लेके चलेगा। कुंभ है, वो बहुत अच्छा भाव है, उसको पूरा देश लेके संग में चलेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ये चीज़ तो नहीं है, सरकार को उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। कुंभ पे दे रहे हैं गाय पे दे रहे हैं ध्यान, तो उस पे भी देना चाहिए। वैसे अगर सही मायने में देखा जाएगा तो गाय पे भी नहीं दे रहे हैं ध्यान। हम उसमें भी डीप में जाएँगे तो देसी गाय आप देखेंगे तो सड़क पर ही घूमती है बेचारी। सही बात है इस उसपे बात। भी कोई व्यवस्था नहीं है, लोग उसको रख लें घर में, नहीं है व्यवस्था। सरकार अपनी गौशालाएँ सरकारी गौशालाएँ कौन-सी बनाती है? तो क्या उनका ध्यान रख पा रही है? उनका भी ध्यान नहीं रख रही। कुंभ के अंदर भी अभी भगदड़ में कई लोगों की मृत्यु हो गई है, तो क्या उसका भी व्यवस्था कर पा रही है सरकार? तो जो हमारी संस्कृति की चीज़ें हैं, उनकी भी नहीं कर पा रही है। टेक्नोलॉजी में तो नहीं कर पा रही है बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर ये बोलना नहीं चाहिए मगर सच बात है, जो सच है वो बोलना चाहिए और युवा पीढ़ी जो है अपना दर्द, अपना दुःख क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो उन्हीं को सामना करना है इन समस्याओं का। तो जो भी सरकार की गलतियाँ हैं, सरकार में जो भी लोग होंगे गलतियाँ उनको हमें बतानी होगी और क्या है कि ये सच बोलना होगा दुनिया को और दुनिया के सामने सच कहना होगा, शायरों को, कवियों को, आर्टिस्ट लोगों को प्रोफ़ेसर्स को, डॉक्टर्स को, सभी लोगों को सबकी ज़िम्मेदारी है। और ये ऐसा नहीं है कि भई पॉलिटिकल लोग ही करेंगे या मूवमेंट वाले लोग ही करेंगे। भई देश के हालात बिगड़ेंगे तो सभी को सफ़र होना पड़ेगा। देश के हालात अगर सुधर जाए तो सभी क को फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये पहली चर्चा बहुत ही बेहतरीन रही है। जो भी सुनेंगे इसमें कोई शक नहीं मुझे, मैं विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि हमारी पहली चर्चा है लोक जागर इंडिया ऐसे ही अलग-अलग उपक्रम चलाएँगे। अलग-अलग हमारे शिवांक जो है तो दिल्ली से हमारे साथ में हमेशा जुड़ेंगे ही। हमारे भी परिवार के वो सदस्य हैं और संकेत जो है वो मुंबई से हैं, वो कला के क्षेत्र से और भी बहुत सारे युवाओं को हम जोड़ेंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे, एक्टिविस्ट को जोड़ेंगे, सभी हर क्षेत्र के लोगों का हम लोक उजागर इंडिया के माध्यम से एक बड़ा-सा परिवार बनाएँगे, नई विचारधारा सरकार से भी कुछ बातें करेंगे सरकारी लोगों से भी बातें करेंगे। तो आज की चर्चा मुझे लगता है कि आज यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। उसका जय हिंद।